हेलो बच्चों। आज हम केस स्टडी करेंगे पोलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10th। ठीक है। इससे पहले हमने रियल नंबर की केस स्टडी किया था। ठीक है। रियल नंबर की केस स्टडी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लें। और इस सीरीज में आपको हर एक चैप्टर की जो SA1 में आ रहे हैं उन सभी चैप्टर की केस स्टडी मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। बेटा पहली केस स्टडी है कह रहा द बिलो पिक्चर आर few natural examples of parabolic shape which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in the shape of parabola. In structure, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. So as I had discussed in the conceptual class में बच्चे मैंने डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो शेप होता है कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। जो आपका नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ax² प्लस bx प्लस c, इसका शेप दो तरह से बनता है। दो तरह से आई वुड से कि वैसे तो 4 टाइप में आएगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। बट मेजरली इन क्लास 10th आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक चीज होता है अगर आपका a इज ग्रेटर देन 0 है। क्या? a इज ग्रेटर देन 0, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट है अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो शेप बनेगा बच्चे, शेप बनेगा वो हमेशा पैराबोला अपवर्ड बनेगा, ऐसा शेप बनेगा। इस ये जरूरी नहीं कि यहीं से पास हो, कहीं से भी पास हो सकता है, बट ये नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, ये ऐसा बनेगा। ठीक है। इसे हम बोलेंगे अपवर्ड शेप। जब भी कहीं से बन सकता है, आपका इधर से बन सकता है, कहीं से भी। ठीक है। तो ये जब ऐसे बनेगा, जब आप बेटा बॉल थ्रो करते हो ना, वो पैराबोलिक कर्व बनाता है। जैसे आपने एक बॉल को लिया और बॉल को ऐसे आपने उछाला, जब आप थ्रो करोगे तो बॉल जिस डायरेक्शन से जाएगी फिर ये बॉल ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे आएगी। तो एक तरह से इस तरह का शेप कुछ फॉर्म करती है बॉल, राइट। वो पैराबोलिक शेप होता है। यहां पर दूसरा केस, ये पहला केस हो गया बच्चे, ये पहला केस है। दूसरा केस इसमें क्या है कि अगर a की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, a की वैल्यू लेस देन 0। जैसे ये शेप देखिए, ये शेप यहां पर a इज लेस देन 0, ये दूसरा, ये पहला केस था, दिस इज योर सेकंड केस। तो सेकंड केस में a अगर 0 हो जाए, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर ये नेगेटिव हो जाए तब आपका पैराबोला कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। इसे बोलेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। बात समझ रहे हो? डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी डाउनवर्ड है। जो वाटर का आप देख रहे हो ये भी डाउनवर्ड शेप है। ये जो बिल्डिंग में आप देख रहे हो ये भी एक डाउनवर्ड शेप है। ये जो ब्रिज देख रहे हो दिस इज अपवर्ड। बात समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं अपवर्ड। ये जो अभी हमने कराया ये क्या है, अपवर्ड। देखिए बच्चे, ऑलरेडी मैंने वैसे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर भी बताता चल रहा हूँ कि इन केस अगर वो क्लासेस आपने मिस किया है तो इनको आप कॉन्सेप्चुअली भी समझ पाए, तब आप क्वेश्चन करेंगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो दो चीजें याद रखनी है, एक ग्रेटर देन ए के केस में अपवर्ड पैराबोला फॉर्म करता है और लेस देन ए के केस में डाउनवर्ड पैराबोला फॉर्म करता है। ए क्या है, यू नो दैट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड भी फॉर्म करता है, बट वो आपके लिए भी जानना जरूरी नहीं है। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन में। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्वियसली कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस b। अभी हमने कराया था ax स्क्वायर प्लस b वेयर a b c r। तो a b c r द रियल नंबर्स, ये क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर। ठीक है। जबकि x क्या होता है, दैट इज अ वेरिएबल। a b c r रियल नंबर्स। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर ये जो केस दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इक्वल where the discriminant d is discriminant b square minus 4ac, then
अब यहाँ पर देखिए, अगर इक्वल रूट्स आता है, जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा, इसके अगर दो इक्वल रूट्स आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर इक्वल रूट्स आते हैं, यानी एक्स की दो वैल्यू आएगी, जैसा कि हमने बताया है कि अगर पोलिनोमियल सेकंड डिग्री का है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितने होंगे, जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, इसके भी 2 जीरोज होंगे। अब अगर दोनों जीरोज कैसे हों, इक्वल हों, ठीक है, तो अगर इक्वल होते हैं उस केस में डी का केस क्या होगा, अगर अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते, दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, तब क्या केस होगा। तो आइए समझते पहले इसको डिटेल्स में, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला केस है बेटा आपका डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसे निकालोगे आप, ऑब्वियसली जैसे मान लो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, गॉट इट। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। और अगर d की वैल्यू, पहला केस फर्स्ट, इन केस इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, 0 आ जाए, तो हमारा केस क्या मिलेगा, टू इक्वल रूट्स, क्या मिलेगा, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। बात समझ आई बच्चे। इन केस अगर पहला d इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स विल गेट टू इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि d अगर इक्वल आ जाता है, पोलिनोमियल के रूट्स जो हैं क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो कौन सा केस होगा, व्हेन d इज इक्वल टू 0। इसके दो दूसरे केसेस भी हैं। तो सेकंड केस है, इसको भी आप समझ लीजिए। सेकंड केस, इन केस अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, आपने सॉल्व किया और कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो अगर d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलते हैं विल गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मिलेंगे बेटा रियल रूट सी, बट दो डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, इस चीज को आप समझ जाओ। बात समझ आ गई। और थर्ड केस, तीसरा केस है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, यानी कि जो आपने यहां सॉल्व किया इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तब हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स, तब यहां पर रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। तो इस चीज को आप समझ जाएं, विल नॉट गेट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स, ठीक है। तो कौन से केस में रियल रूट्स नहीं मिलेगा, जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाए, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाए, नॉट रियल रूट्स, राइट, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कुछ बनते हैं तो आप उनको कर पाए, इसीलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर, आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चे। आइए आगे चलते हैं। तो दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चे, यहाँ पर आपको कह रहा है कि if alpha and 1 upon alpha are the zeros of the quadratic polynomial इतना, then k is, आपको बता दूं, दो कॉन्सेप्चुअल, ऑलरेडी दो कॉन्सेप्चुअल पार्ट ही हैं, उसको समझ लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो केस स्टडी के साथ जरूरी है कि उससे रिलेटेड जो पार्ट है, बेसिक्स हैं, उसको आप समझ जाएं। तो पहला केस, ये हमेशा याद रखना, दो स्पेशल केसेस हैं, अगर वन रूट is reciprocal of other, अगर पहला रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, व्हाट डज इट मीन, कि अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाए, 1/2 हो जाए, जैसे यहां दिया है कि एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाए, 1/अल्फा हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जब आप इसको जनरली क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो ए का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, ए है, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए बन जाएगा कांस्टेंट पार्ट के इक्वल, दैट इज सी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ए किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट of x square
इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू सी हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान रखना है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट से मैं ये क्वेश्चन करता हूं तो आप देखिए आपको k की वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, 2 है। 2 किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट पार्ट क्या है 8k, तो 8k के इक्वल हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 2/8, दैट इज 1/4। तो आप देखिए कितना इजीली, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो कितना इजीली बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि कह रहा है इफ वन रूट इज नेगेटिव ऑफ अदर, नेगेटिव क्या हो जाए, अदर, नेगेटिव ऑफ अदर। अगर पहला रूट, अगर मान लीजिए एक रूट 2 है और दूसरा रूट क्या हो जाए, -2 हो जाए, या एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाए, माइनस अल्फा हो जाए, इन दैट केस, इन दैट केस क्या होगा, अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं कि अगर मान लीजिए एक रूट आपका क्या है, अल्फा है, एक रूट आपका अल्फा है और दूसरा क्या हो जाता है, माइनस अल्फा हो जाता है, तो इसमें जो ए ये पार्ट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे आपने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट ये पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, यानी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0, जो x का कोएफिशिएंट जो भी होगा b की जगह पे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कई बार k के फॉर्म में कुछ दिया होता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो पार्ट क्या होगा, इक्वल टू 0, और वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा कि हम ये दो कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसको देखिए, तो इन दोनों पार्ट को आप पहले नोट भी कर लें, ये दोनों ही पार्ट को आप बेटा नोट कर लें, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, इन दोनों ही पार्ट को आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, आपके आगे भी काम आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्राफ है एक्स स्क्वायर, यानी बाई इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस ग्राफ, ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो बहुत आसान है, जब भी कभी ग्राफ पे बात आए आप तुरंत 2-3 वैल्यू निकालिए एक्स और बाई की और पुट कर दीजिए और देख लीजिए कि ग्राफ कैसा बन रहा है। क्यों याद करना, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री का है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, तो ये बनेगा तो पैराबोलिक कर्व, पैराबोला फॉर्म में बनेगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी है तो इसका मतलब अपवर्ड बनेगा, लेकिन कहां से जाएगा ये देखना जरूरी है। तो एक बार x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो बाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार बेटा हम 1 ले लेते हैं, पॉजिटिव 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और -1 लोगे तब भी आपका 2 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और अगर 2 लोगे तो कितना आएगा, देखो 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5 आ गया, और -2 लोगे तब भी आपका 5 आएगा। क्विकली बेटा इसको यहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3, ज्यादा करना नहीं है, जल्दी से, ये 30 सेकंड 1 मिनट का क्वेश्चन है। ओके, 0 है, तो x जब 0 है तो y कितना है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर, और x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 2 है, दैट इज यहाँ पर है बेटा। फिर -1 है, -1 यहाँ, और y की वैल्यू कितना है, 2 है यहाँ पर, और फिर x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y की वैल्यू 5 है, 3 4 और 5, तो 2 पर 5 यहाँ पर चला जाएगा, और इधर -2 पर 5 यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर आप देखें कि कर्व कैसा बन रहा है, तो ये जीरोस नहीं, थोड़ा ऊपर से निकल रहा है, ये कर्व बन रहा है, देख लिया आपने। तो ये कर्व अब यहाँ पूछ रहा है इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, नो, touches x-axis at a point, no, neither touches nor intersect, exactly,
ना तो ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, तो ना तो टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ सम ऑफ द रूट्स इज पी। सम ऑफ रूट आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, तो कितना दिया है बेटा, माइनस पी दिया है। और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, कितना दिया है, माइनस वन अपॉन पी दिया है। तो कह रहा है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आप एक चीज समझिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब निकालना हो, सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि k इज एनी कांस्टेंट, और यहां लिखोगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा। ये होता है इक्वेशन, ऐसे निकालते हैं, सिर्फ वैल्यू रख देना है, कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम। तो k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, माइनस पी है। देखिए ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस पी एक्स, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन अपॉन पी, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन पी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो आप देख लें इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी देखिए करेक्ट है। तो कितना आसान है ये, डायरेक्टली जब सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो डायरेक्ट पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे, सबसे आसान चीज है, आप इसको फॉलो करें। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी में। तो कह रहा है कि एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर, ठीक है, जो हम आसन करते हैं ना, ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर अ सिटिंग मेडिटेशन पोज, लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding reclining, standing, inverted, twisting and balancing poses. In the figure one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial। जैसा कि मैंने बोला बेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आएगी क्वाड्रेटिक से, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो आप ये चीज समझ के चलना कि वो पैराबोलिक शेप की कहीं ना कहीं बात कर रहा होगा। तो ये देखिए ये भी एक डाउनवर्ड पैराबोला है, ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला है, देख लीजिए ये आपका एक डाउनवर्ड पैराबोला है। तो दिस इज अ पैराबोला केस, तीनों केसेस में दिस इज अ पैराबोला केस। क्लियर है बच्चों? आइए क्वेश्चन में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि द शेप ऑफ पोजेस शोन इन, ये शेप कैसा है, तो दिस इज पैराबोला शेप है अनडाउटेडली। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, अगर ये डाउनवर्ड ऐसा बनता है तो मैंने अभी बताया था कि a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, और जब अपवर्ड बनेगा, जब अपवर्ड बनेगा तो कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये ऑप्शन सी। देखिए तो अगर आपको कंसेप्चुअल पार्ट ठीक है, बेसिक ठीक है, तो क्वेश्चन यूं ही हो जाएंगे बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, हमने बेसिक क्लास में बताया हुआ है कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करेगा उतने ही एक्स के उतने ही जीरो जाएंगे, यानी उतने ही वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगे। तो यहां पर देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो यहां पर कितने हैं, 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं बेटा। बात समझ आ गई? और ये भी निकाल सकते हो कि वो जीरोज क्या क्या है, तो यहां से एक जीरो क्या आएगा, -2, क्या है, -2, और दूसरा जीरो क्या है, 4, तो -2, 4 ये दो जीरोज हैं। क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व है तो ऑब्वियसली उसके दो जीरोज होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पैराबोलिक होता है। तो ये उसके जीरोज जो है -2, 4 हैं। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो पूछ ही रहा है कि द टू जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ, तो -2, 4 अभी किया था, आप देखें अभी किया था -2, 4, तो आप निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आई होप इतना क्लियर होगा। बहुत आसान केस स्टडीज है, थोड़ा समझना है आपको, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया है, आप जीरोज बताइए इस इक्वेशन को। वैसे तो मैंने क्लास में आपको बताया है कि आप इसको कैसे शॉर्टकट में कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4
√3x² प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई इनिशियली इसके साथ होता है तो 4 2 जा 8, और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3, तो हमें क्या मिला 24। तो बीच वाले को स्प्लिट करके हमें ऐसे बनाना है कि 24 आए मल्टीप्लाई में, तो कितना 8x और माइनस 3x, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा बच्चे, 8 3 जा 24, और 8x माइनस 3x कितना आ जाएगा 5 आएगा। क्लियर है? तो 5 और ये कितना हो गया, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा -2√3। अब आप स्प्लिट कर लें दो दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप 4 कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ पर √3x प्लस 4 2 जा 8, तो 2 बच जाएगा। यहाँ पर आप -√3 कॉमन लें, क्या -√3, देखिए कहीं पर अगर 3 है तो उसको हम √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो जो ये वाला जो 3 है बेटा, आप इसको जो देख रहे हो इस पर √3 लगाओ और स्क्वायर कर दो, अगेन वो 3 ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो अब स्क्वायर है तो एक पार्ट जब बाहर आएगा माइनस के साथ तो एक पार्ट तो बचेगा, यानी √3 बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, बिकॉज हमने माइनस कॉमन लिया है, √3 चला गया तो क्या बचा 2। ठीक है, तो आप ये और ये कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा √3x प्लस 2, और एक पार्ट बनेगा 4x माइनस √3, तो ये इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट हो जाएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका √3x इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू √3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 अपान √3, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू √3 अपान 4। तो ये देखो बेटा, आपको ये दो वैल्यू आई हैं, और एक कौन सा ऑप्शन है, यानी -2√3 और कॉमा √3 कॉम अपान 4, कौन सा ऑप्शन है, सो माइनस ये आपका ऑप्शन बी। तो क्लियर है? ये दो केस स्टडीज हो गई बेटा, और एक अगली केस स्टडी और करेंगे। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली चीज तो आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दो, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत इमीडिएट आपको मैसेज आ जाए और आप वो देख पाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दो केस स्टडी जानी है, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जिस तरह से आप नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं ये भी करना उतना जरूरी है, और जैसा कि मैं केस स्टडीज के साथ साथ आपको इसीलिए मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी को रिवाइज करता हूं, ताकि अगर आप क्लास में जो किया है अगर आपके दिमाग से स्लिप भी हो जाए तो यहाँ चीजें अगेन आप समझ सके। चलिए थर्ड केस स्टडी पे चलते हैं। कह रहा बास्केटबॉल एंड सोसर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल, इवन दो एन एथलीट dribbles the ball in both sports. A basketball player uses his hands and soccer player uses his feet. Usually soccer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on the court board made out of wood. The projectile path traced of soccer ball and basketball are in the form of parabola. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पैराबोला फॉर्म कर रहा है, जैसे कि आप ये पार्ट देखें, ये पार्ट क्या है, दिस, देख रहे हैं बेटा, तो ये एक पैराबोला डाउनवर्ड कर्व है, इसको देखें, ये भी एक पैराबोला डाउनवर्ड कर्व है, ठीक है, ये एक पैराबोला कर्व है, आप देख रहे हैं, तो ये पैराबोला कर्व है, ठीक है, तो देखें आप स्पोर्ट्स में कितना भी यूज होता है, राइट, तो ये पैराबोला कर्व है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस देखेंगे, तो आइए देखते हैं बेटा। पहला अगेन वही सेम क्वेश्चन बोल रहा है कि शेप क्या है इसका, तो ऑब्वियसली पैराबोला शेप है। कह रहा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अब अगेन अपवर्ड की बात कर रहा है, तो जब आपका ऐसा ग्राफ बनेगा तो a ग्रेटर देन 0 होगा, आपको इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आपको बेसिक क्लासेस आपने अच्छे से की हैं, ठीक है, तो आपका केस स्टडी बहुत प्यार से होगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ के बच्चे डर जाते हैं, बट यहाँ पर समझना है आपको। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, यहाँ देखिए ये पूछ रहा है इन द अबव हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो कितने जीरोज हैं बेटा, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक जीरो, टू जीरोज, थ्री जीरोज, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 3, और जीरोज वैल्यू क्या है, एक तो -3 है, ये -3 है, ठीक है, ये आपका -1 है, तो एक -1 है, और ये क्या है 1 2 2 है, ठीक है,
तो ये आपके जीरोज हैं, तो आप जीरोज भी निकाल सकते हो अगर पूछा जाए तो। 3 माइनस 1 2, 3 3 3 माइनस 1 2, माइनस 3 माइनस 1 2, तो आपका ऑप्शन भी आ गया। और जैसा कि मैं हर एक केस स्टडी में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, आप इसको सॉल्व करें और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजें कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट